हेलो स्टूडेंट्स, हमारे अभ्यासक्रम का 5th लेसन हिंदी सब्जेक्ट, जिसका शीर्षक है स्वराज्य की नींव, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ये गद्य का शीर्षक स्वराज्य की नींव क्यों दिया गया है? नींव माने क्या? किसी भी चीज़ में शुरुआत करनी। जो हम घर भी बनाते हैं उसमें नींव बनाते हैं पहले, मतलब पाया, जिसको नींव बोलते हैं, वो शुरुआत की चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्वराज्य की नींव जो शीर्षक दिया गया है वो क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें रानी लक्ष्मीबाई की बात करी है। आपको पता हो तो 1857 में जो युद्ध हुआ था उसमें रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में उनकी मृत्यु हो गई थी, आपको पता हो तो उन्होंने तब से शुरुआत की थी और वो ऐसा अंग्रेज़ों के सामने झुकी नहीं थी। और इसके लिए हम सुन भी पाते हैं कई बार कि बहुत लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। मतलब वो अपना झांसी किसी भी हालत में अंग्रेज़ों के हाथों में आती थी। तो उसके ऊपर ये जो विष्णु प्रभाकर है, उन्होंने ये गद्य रचा है। तो हम पहले लेखक के विषय में थोड़ी जानकारी मालूम कर लें, बाद में ये गद्य क्या कहना चाहते हैं, उसमें गद्य में क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। चलिए। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले में मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे रहे। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखी है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नवप्रभात, डॉक्टर नाटक है ये, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरत चंद्र की जीवनी आदि इन्होंने लिखा हुआ है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। क्या इन्होंने किस विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है वो बता दे रहे हैं यहाँ पे कि स्वदेश प्रेम माने खुद के देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय चेतना माने राष्ट्र के प्रति एक चेतना होनी चाहिए, सबको जीवंत रखना चाहिए, सबको राष्ट्र के प्रति प्रेम सिखानी चाहिए, और समाज सुधार माने समाज में सुधार आना चाहिए, वही चीज़ें प्रमुख रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना दिया। पहले उन्होंने आकाशवाणी में दिल्ली केंद्र में से काम किया एक नाटक निर्देशक के पद पर, और बाद में उन्होंने खुद का लिखना शुरू किया एज राइटर। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी, ये जो गद्य है उसका प्रकार क्या है? एकांकी। समझ में आई बात? स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, हमने बात करी ना कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, उसमें लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माने जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया तब महिलाओं ने भी कितना अपनी तरफ से भाग निभाया है एक स्वतंत्रता प्राप्ति में, उसकी क्या भूमिका निभाई है उसकी बात करी है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। मतलब ये जो पात्र है, लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या और सेना नायक, ये पूरे क्या है? कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर है, जिसमें
ये लेसन में जिन कैरेक्टर की बात करी है वो ये 6 कैरेक्टर है। तो इन लोगों ने स्वराज्य की प्राप्ति में बहुत बलिदान दिया है, ऐसी बात करी है यहाँ पे। जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। माने भले ही तब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हुई 1857 में, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के लिए नींव तो रख दी थी। समझ में आई बात? तो शुरुआत करते हैं गद्य का। पात्र है लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या और सेना नायक। अभी यहाँ पे लेसन कैसे शुरू करते, कोई भी एकांकी जब शुरू करे ना, तो रंगभूमि पे वो दृश्य खड़ा करना पड़ता है। माने कैरेक्टर्स, कोई नाटक हम कोई भी थिएटर में देखने जाते हैं तो जैसे पर्दा उठता है और फिर कौन सा सीन दिखाते हैं पहले, तो यहाँ पे पहले सीन दिखाया है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में, माने गुस्से में, मंच पर प्रवेश करती हैं, स्टेज पर आती हैं। बराबर। महारानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका से भी पहचानते हैं कई सारे लोग, आपको पता हो तो वो गुस्से में आते हैं। जूही और ये जो महारानी लक्ष्मीबाई है वो दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। बराबर। उन्होंने सैनिकों का वेश पहना, मतलब कपड़े पहने हुए हैं। चलो और लेसन की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मीबाई वो क्या कहते हैं? लक्ष्मीबाई कहते हैं जूही से, वो बात कर रहे हैं गुस्से में। चलिए देखते हैं। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है, वो लक्ष्मीबाई गुस्से में है कि ये क्या हो रहा है, कि मेरे देखते देखते ये क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर ये सारे क्या है, पूरे जो उत्तर प्रदेश में है ये झांसी, बराबर। और ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये जो पूरे राज्य में जो ये नाम दिए गए हैं, ये कालपी भी, उसका पुराना नाम क्या है? कालप्रिय से कालपी हो गया है अभी। समझ में आई बात? पहले उसका बहुत साल पहले प्राचीन में उसका नाम कालप्रिय था, अभी उसको कालपी बोलते हैं। तो ये जो शहर के, ये जो जगह के नाम दिए गए हैं, वहाँ पे ये जो नाम देके लक्ष्मीबाई बात कर रहे हैं कि मंजिल में मैं जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए युद्ध जीतने जाती हूँ, वैसे ही मंजिल मेरे पास आकर दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते देखती हूँ, मतलब एकदम मंजिल मेरे नज़दीक होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण सामने हिमालय जैसा पत्थर, माने मुसीबत, हिमालय जैसी बड़ी मुसीबत अड़ जाती है। उसे पार करती हूँ होगा यहाँ पे, पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगते हैं। जैसे ही हिमालय पार करती हूँ मैं, तो बड़ा सा महासागर, मतलब दरिया जैसी, महासागर जैसी बड़ी सी मुसीबत मेरे को दिखती है। मतलब मेरे सामने मुसीबत और मुसीबती है, बराबर। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। मतलब दरिया में, महासागर में मैं नाव लेके उतरी हूँ, लेकिन मेरे नाविक हैं वो सो जाते हैं। मतलब कोई साथ देने वाला नहीं है मेरे साथ, युद्ध में साथ देने वाला कोई है नहीं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। माने क्षितिज माने क्या? जहाँ पे हमें धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे, वो काल्पनिक रेखा। समझ में आई बात? क्षितिज माने क्या? जहाँ पे धरती और आकाश
मिलते हुए दिखाई दे, ऐसी काल्पनिक रेखा उसको बोलते हैं क्षितिज। समझ में आई बात? आगे देखेंगे कैसी लप लपाती हुई लपेटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। क्या बताया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं जूही से कि ये देखो, तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं कि जूही देखो क्षितिज पर कैसी लपटें उठ रही है। लप लपाती हुई लपटें माने जैसे अग्नि की ज्वाला उठती हो, वैसे लाल पूरा मेरे को वहाँ पे दृश्य दिखाई देता है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है, माने पूरी काली घटाओं से आकाश छाया हुआ है, ऐसे मेरे को दिख रहा है। प्रलय की भूमिका है, माने कुछ बुरा होने वाला है और हर जगह पे प्रलय दिखाई दे रहा है मेरे को। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है, माने इतना युद्ध की पूरा युद्ध, हर जगह पे युद्ध है यहाँ पे, और राव साहब अपने आराम में और ऐश करने में मशगूल है। और वो इतने में गुस्से हो जाते हैं, आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाते हैं, उतने में वो गुस्से में आके एकदम चुप हो जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर से बोल उठती है। जूही एकदम बोलने कुछ जाते, उतने में महारानी वापस बोलना शुरू करते हैं। जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई है। क्या बोलते हैं कि मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी किसी को देने वाली नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से झांसी निकल रही है। सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, पहले तो बोल जाते हैं वो और लक्ष्मीबाई कि मैं, मेरे हाथ से जैसे झांसी निकल रही है वैसा लग रहा है, पर फिर क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरे हाथ से झांसी निकली नहीं है, मैं अपनी झांसी किसी को देने वाली नहीं हूँ, मैं अकेली हूँ तो अकेली लड़ूंगी, लेकिन झांसी किसी को भी, मेरे जीते जी किसी को झांसी मिलेगी नहीं। जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। क्या कहती है जूही कि आप अकेली है, ऐसा क्यों मानते हैं, आप अकेली नहीं है, आप गीता पढ़ती है ना, उसमें क्या बोलते हैं कि जो सच्चाई के लिए युद्ध करता है उसको स्वयं ईश्वर भी साथ देता है और रास्ता दिखाता है। आप गीता पढ़ती है ना, तो आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आप अकेली हो, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो और सच्चाई के लिए आप लड़ रहे हो, तो आपको ईश्वर भी साथ देगा, फिर आप निराश नहीं होइए, ऐसा बोलती है जूही। लक्ष्मीबाई बताते हैं, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। वो लक्ष्मीबाई क्या बोलते हैं कि मैं निराश नहीं हुई हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं तो झांसी लेकर ही रहूँगी, लेकिन तुम्हें पता है क्या कि उस दिन बाबा गंगादास ने क्या कहा था मुझसे। उन्होंने कहा था कि समाज में, आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स के पहले के ज़माने में कैसे छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव थे, बराबर। छुआछूत माने कैसा कि किसी जातियों का हर एक स्टेज बनाया गया था कि ये जाति वाले ऊंचे लोग और ये जाति वाले नीचे लोग, तो उनको, जो नीची जाति के लोग होते थे, उनको छूना, उनके घर का पानी पीना, उनसे, उनके घर से कुछ भी लेना और उनकी परछाइयाँ तक खुद पे नहीं पड़ने देना, वरना अशुभ होगा, ऐसी मान्यता थी। सही में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ईश्वर ने सबको ही सेम बनाया हुआ है, लेकिन ऐसी मान्यता लोगों ने बना दी थी। समझ में आई बात? तो ये याद करवाते हैं जूही को कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव मिट नहीं जाता, और जब तक हम विलास प्रिय रहेंगे, उसको छोड़ नहीं देंगे विलास को, तब तक, और जब तक जन सेवक नहीं बन जाते,
हमें क्या बनना चाहिए? जनता की सेवा करनी चाहिए। तब तक हमें स्वराज्य मिल नहीं सकता। वह मिल सकता है केवल ये 3 चीज़ों से। कौन सी 3 चीज़ों से? सेवा, तपस्या और बलिदान। ये 3 चीज़ों से ही हमें स्वराज्य मिल सकता है। समझ में आ रही है बात? तो आप याद रखना, बराबर। किन 3 चीज़ों से हमें स्वराज्य मिल सकता है? सेवा, तपस्या और बलिदान से, बराबर। चलिए आगे पढ़ते हैं। जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। क्या बोल रही है यहाँ पे जूही कि ये जो गंगादास है, उन्होंने ये भी तो कहा था ना महारानी कि स्वराज्य प्राप्त तो करना ही है, पर उससे भी बड़ी बात क्या है कि स्वराज्य स्थापने के लिए, मतलब स्वराज्य बनाने के लिए हमें वो एक बेस तैयार करना होगा, वो ज़मीन तैयार करनी होगी, भूमि तैयार करनी होगी, बराबर। उसकी स्थापना के लिए वो भूमि तैयार करनी होगी। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, माने ये जो स्वराज्य की नींव का पत्थर बने हैं ना, कौन कौन? पहले तो सबसे पहले कौन है? महारानी लक्ष्मीबाई। और ये जो 6 कैरेक्टर के नाम दिए गए हैं, वो सारे ही स्वराज्य की नींव बने हुए हैं, उसके पत्थर बने हुए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सफलता और असफलता, ये जो 2 विरुद्धाभासी शब्द आए, अगर आपको विरोधी शब्द लिखने हैं तो सफलता का विरुद्धार्थी क्या होगा? असफलता या निष्फलता, बराबर। दोनों आएगा, पर सफलता का असफलता लिखेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए पढ़े आगे। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? क्या बोल रही है यहाँ पे जूही? सफलता मिलना या असफलता मिलना ये हमारे हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। लेकिन उसका बेस का पत्थर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई बताते हैं, वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और बताते हैं, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मीबाई के? बहुत अच्छी बात है जूही, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो, शाबाश। और तुमसे मुझे यही आशा थी। और जिस स्वराज्य की नींव में तुम जैसी नारियां हैं, वह निश्चय ही महान होगा। हमें पता ही है कि आज हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन जब हमें स्वराज्य नहीं मिला था, तब रानी लक्ष्मीबाई क्या ऐसी आशा चाहते हैं कि जब स्वराज हमें मिल जाएगा, तब हम बहुत महान देश होगा हमारा, बराबर। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ये मेरे जीवन काल में आता है या नहीं। वो क्या बोलते हैं, हमें पता ही है कि वो लड़ते लड़ते मृत्यु के अधीन हो गई, तो वो ऐसी भविष्यवाणी भी कर दे कि पता नहीं मेरे को कि मैं जीते जी स्वराज्य देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि हमारे पास इतनी सारी शक्ति है, तो भी हमें दुर्बल माना जाता है, स्त्रियों को। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, तात्या तोपे, पता है ना आपको, जो प्रथम सेनापति माने जाते हैं और जिसको ये स्वराज्य प्राप्ति के लिए नींव के सेनापति माने जाते हैं। और फिर भी हमारी सेना में अनुशासन माने क्या? शिस्त, बराबर। शिस्त हर एक चीज़ में, हर एक जगह पे होनी चाहिए, वरना हम जिसके सामने लड़ रहे हैं वो हमें हासिल नहीं होगा। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मीबाई। वो पूछते क्यों, तुम जानती हो? तो जूही बोलती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूबे हुए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। क्या बोलती है यहाँ पे जूही कि हम वैभव विलास, माने जो कुछ हमारे पास है, महल है, जो भी पैसा है, रुपया है, उसमें डूबे हुए हैं, ऐसा बताती है जूही।
तो इतने में मुंदर वहाँ पे एंटर होती है और मुंदर बोलती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हुए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। क्या बोलती है मुंदर कि हम थोड़ी विलासिता में डूबे हुए हैं, ये लोग डूबे हुए हैं। कौन? राव साहब और बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। जूही बताती है सहसा माने तुरंत। नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। क्या बोलती है जूही? नहीं नहीं, सेनापति तात्या तो विलासिता में नहीं डूबे हुए हैं, उनको तो सारी जानकारी है और वो युद्ध में तत्पर भी है और भाग भी ले रहे हैं। मुंदर बोलती है, मुस्कुराती है और बोलती है, ओ समझी, तुम तो उसका पक्ष लोगी ही। क्या बोलती है? ओहो, तुम तो उसी का पक्ष लोगी। जूही बोलती है दृढ़ स्वर में, माने एकदम निश्चय, कड़क आवाज में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। क्या बोलती है जूही कि मैं किसी का भी पक्ष नहीं लेती हूँ, लेकिन जो तथ्य है, तथ्य माने का क्या? सत्य, जो सच है वो सच है, उसको कोई भी छुपा नहीं सकता है। सरदार तात्या माने सेनापति तात्या राव साहब को अपने तन मन से स्वामी मानते हैं, मतलब वो हर एक तरह से अपनी और से उनके ओर झुक गए हैं, राव साहब की ओर। और हर एक चीज़ में, युद्ध हो या किसी भी चीज़ में, वो हमेशा रेडी हैं। सामने वाली जो युद्ध की टीम है, युद्ध के लोग हैं, अंग्रेज है या कोई भी है, दूसरे राज्य के लोग, उनके सामने लड़ने के लिए। बराबर? मुंदर कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? और तुम, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही कहती है, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक है महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। क्या बोलती है मुंदर? बोलती है कि तुम उसको अपना स्वामी मानती हो, जैसे कि तात्या राव साहब को अपना स्वामी मानते हैं, वैसे तुम तात्या को स्वामी मानती हो। तो जूही बोलती है, हाँ मैं तो मानती हूँ, लेकिन उससे क्या है, उससे भी अधिक क्या है, मैं महारानी लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी मानती हूँ। स्वामी माने भगवान, और महारानी से भी बढ़कर कौन है? मेरा देश, और देश से देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ, और मेरे देश के आगे कुछ भी नहीं है। वो सरदार तात्या भी नहीं, मेरा देश ही मेरे लिए सबसे ऊपर है, और मैं देश के लिए सरदार तात्या को भी ठुकरा रही हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। ऐसा बोल रही है यहाँ पे जूही। मुंदर बोलती है सब सपाकर, एकदम फटाफट से, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है, तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं है? क्या बोल रही है यहाँ पे मुंदर कि तू जब मान चुकी है उनको अपना स्वामी, तो तुझे उन्हें रोकना चाहिए ना। मैं तो सिर्फ यही तेरे को बताने की कोशिश कर रही हूँ। लक्ष्मीबाई बोलते हैं, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, तो इसने उनको बुरी तरह से दुत्कार दिया था। दुत्कार दिया था माने ठुकरा दिया था। जो लक्ष्मीबाई क्या बोलते हैं कि जूही ने तात्या को रोका था, ये मैं जानती हूँ। और राव साहब के कहने पर तात्या जब जूही को नाचने के लिए, यहाँ पे क्या क्लासिकल डांसिंग की बात की जा रही है, जब पहले के ज़माने में राजा महाराजा क्लासिकल डांसर्स को बुलाते थे, तो वैसे ही ये जो जूही है वो क्लासिकल डांस भी जानती है। तो तात्या राव साहब के कहने पर जूही को बुलाने आए थे, तब जूही ने उन्हें पूरी तरह से ठुकरा दिया था। जूही तब बोलती है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। क्या बोल रही है जूही कि मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, मेरे को स्वराज्य मिले हम सबको, उसके लिए मैं डांस कर सकती हूँ।
लेकिन जो लोग विलासिता में, वैभव विलास में डूबे हुए हैं, उनके लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी का फंदा नहीं बना सकती। माने उनके लिए मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, और जो मुझको ऐसा करने के लिए फोर्स करेगा उसको मैं ठोकर मारूंगी, ऐसा जूही बताती है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, मतलब वो एकदम निराश हो गई और निश्वास ले रहे हैं और बोलते हैं, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। क्या बोल रहे हैं कि राव साहब को मैं ठोकर ही नहीं मार सकती हूँ ना, अगर मैं ठोकर ही मार सकती तो और दूसरी बात ही क्या होती। इसी ये तो एक दर्द की बात है और इससे मेरा मन कचोटता है कि मैं ठोकर मार के उनकी जो मदहोशी है, जो वैभव में, जो राज में, जो पैसे के नीचे और जो मदहोश हुए हुए हैं राज्य की हर एक चीज़ वैभव विलास में, तो ऐसे लोगों को अगर मैं ठोकर मारूं तो भी ये एकदम जागृत नहीं हो सकते हैं, ऐसे लोग हैं ये, ऐसा बोल रहे हैं लक्ष्मीबाई। जूही बोलती है, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर बोलती है, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। क्या बोलते हैं कि हम स्त्रियाँ ही उनकी नींद हराम करेंगे, चलिए आप। लक्ष्मीबाई बोलते हैं, नहीं मुंदर, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं कि नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनकी नींद जगा सकती है, नींद से जगा सकती है। क्या बोलते हैं कि हम उन्हें ठोकर मारेंगे ना तो उनकी नींद हराम नहीं होगी, दुश्मन की ठोकर लगेगी ना तब ये लोगों की नींद हराम होगी। जूही बोलती है, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही है। लक्ष्मीबाई बोलते हैं, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। क्या बोलते हैं लक्ष्मीबाई कहते हैं कि जूही आपको पता ही होगा कि कोई दोस्त, मतलब हम जो ठोकर मारेंगे ना उन्हें, तो उन्हें और शंका होगी और हमारे ही लोग हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। क्या ये तुम्हें नहीं पता है कि ये लोग हमें किस दृष्टि से देखते हैं, मतलब उन्हें हमारे ऊपर शंका है, ऐसा। मुंदर बोलती है, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। बराबर, ये लोग बात कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीबाई मुंदर जूही को बताती है कि हाँ भाई साहब, मतलब लक्ष्मीबाई ठीक कह रही है कि शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उससे निराशा पैदा होगी, और इसमें अनेक निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी जनक उठेगी, माने और वैभव विलास में ये लोग डूब जाएंगे, ये सब निराशा और अविश्वास से बाहर निकलने के लिए। और जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, जो श्रीखंड और लड्डू खाने वाले लोग हैं और देने वाले लोग हैं, श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले लोग हैं, मतलब ब्राह्मण, वो भी, उनका भी स्वर एकदम तेज हो जाएगा, मतलब बड़ी हो जाएगी उनकी आवाज़, वो भी हमारे ऊपर चिल्लाएंगे। और इतने में दूर से तोपों की आवाज़ सुनाई देती है। लक्ष्मीबाई बोलते हैं, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह दे। बराबर। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि लेसन और भी मतलब है, तो बस, तो आज के पीरियड में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये लेसन मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगी। आज के पीरियड के लिए इतना ही। आप
पेज नंबर 16 तक मैंने पढ़ाया हुआ है। आपको इसके शब्दार्थ और टिप्पणी व मुहावरे लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है ये पीरियड का। मैं देखती हूँ अगर सैटरडे को या मंडे को अगर दूसरा पार्ट इसका डाल पाऊँगी तो मैं डाल दूँगी। उसके बाद आपको पूरा ये स्वाध्याय करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। आपको मुहावरे और शब्दार्थ और टिप्पणियाँ लिखनी हैं। ये आपका होमवर्क है और आप मेरे को मंडे तक दिखा देना, ट्यूसडे तक, क्योंकि मंडे को मैंने आपको गुजराती का होमवर्क भी दिया हुआ है। तो आप ये ट्यूसडे तक दिखा देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।